नमस्ते बच्चों, आज हम कार्बन प्रतिरोध के वर्णकोड का अध्ययन करेंगे। कार्बन जो प्रतिरोध होता है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इनका प्रयोग किया जाता है और ये जो होते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो कार्बन प्रतिरोध हैं, यदि हम उनकी संरचना देखें तो एक गोल सिरे का होता है, इसमें 4 संकेंद्रीय रिंग, 4 इनमें रिंग होती हैं अलग अलग रंगों की, भिन्न भिन्न रंगों के। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम, ये जो है ये संकेंद्रीय रिंग हैं, 4 समकेंद्रीय रिंग, या हम इसे बैंड भी कहते हैं, रिंग या बैंड। इनमें यदि हम पहला जो रिंग है उसे हम ए नाम दें, दूसरा जो रिंग है उसे बी, तीसरा सी और चौथा डी। इस प्रकार से 4 जो रिंग हैं उन्हें हम नाम देते हैं ए, बी, सी, डी। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे रिंगों का हमने नामकरण किया। इसमें पहले के जो 2 रिंग हैं, पहले के 2 रिंग से तात्पर्य रिंग ए और रिंग बी। ये जो रिंग हैं ये इस जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मान है उसका सार्थक अंक को ये प्रदर्शित करता है। और जो सार्थक अंक होते हैं वो हम 0 से 9 तक लेते हैं। सार्थक अंक हम 0 से 9 लेते हैं। तो ये जो ए और बी हैं, इनमें जो अंक हैं वो 0 से 9 के बीच होते हैं। तीसरा जो हमारा बैंड है या रिंग है, जिसे हम दशमलव गुणक कहते हैं। दशमलव गुणक, दशमलव मतलब 10, गुणक मतलब गुणांक। तो यह जो तीसरा जो रिंग होता है यह 10 की घातों में व्यक्त होता है। इसे हम 10 की घात 0 से 10 की घात 9 तक व्यक्त करते हैं। अर्थात ये जो तीसरा जो रिंग है वो 10 की घात 0 से 10 की घात 9 तक होता है। और जो चौथा जो रिंग है डी, जिसे हम कहते हैं, यह त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है। प्रतिरोध है इसकी त्रुटि सीमा, और त्रुटि सीमा है यह प्रतिशत में होती है। त्रुटि सीमा को हम प्रतिशत में लेते हैं। यदि सुनहरा रंग हो, ये जो चौथा रिंग है, ये जो रिंग है, यदि आपको प्रतिरोध दिया गया है और उस प्रतिरोध में आप क्रमशः देखेंगे पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और चौथा रिंग, तो जो चौथा जो रिंग है या बैंड है ये सुनहरा रंग का यदि हो, सुनहरा, तो इस जो प्रतिरोध की त्रुटि सीमा है वह प्लस माइनस, हम लिखते हैं प्लस माइनस 5% हम लेंगे यदि यह सुनहरा कलर का हो। चांदी कलर का हो यदि ये चौथा रिंग सुनहरा कलर ना होकर यदि यह चौथा रिंग चांदी कलर का हो तो हम
त्रुटि सीमा ±10% लेंगे। और यदि ये चौथा रिंग या बैंड उस प्रतिरोध में ना हो, उस प्रतिरोध में यदि यह बैंड नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, उस स्थिति में हम ±20% हम इसे 20% लेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन जो प्रतिरोध है उनका वर्ण कोड, ये हम वर्ण कोड का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आप याद रखिए, आपके परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें ये जो शुरू के जो 2 हैं बैंड, ये सार्थक अंक को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद दशमलव गुणक, उसके पश्चात त्रुटि सीमा। अब हम ये देखते हैं कि कोई सार्थक अंक, रंग जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। उन रंगों के आधार पर उनके सार्थक अंक को हम बांटते हैं। उन्हीं रंगों के आधार पे हम दशमलव गुणक को भी बांटा जाता है, और त्रुटि सीमा यथावत 3 या सुनहरा होगा या चांदी होगा या नहीं होगा, ये फिक्स है। त्रुटि सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, सार्थक अंक और दशमलव गुणक में परिवर्तन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से रंग के लिए कौन से रंग का सार्थक अंक का मान कितना है और उसका दशमलव गुणक कितना है। इसके लिए हम एक सारणी बनाकर अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखें यदि, तो सबसे पहले हम क्रमांक लिख लेते हैं, एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम क्रमांक, इसके पश्चात रंग, कौन कौन से रंग होंगे और उन रंगों का सार्थक अंक, और उनका दशमलव गुणांक, और त्रुटि सीमा। इस प्रकार से यदि हम एक सारणी का निर्माण करें जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो रंग जो है, रंगों का जो क्रम है उसको आप याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका देखिए। बी रॉय, हम कैसे लिख रहे हैं? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। हमने कैसे देखा? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इस प्रकार से ये रंग हमारा तैयार हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो कुल जो 10 रंग हैं वो क्रमशः तैयार हो गए। सबसे पहले यहाँ पे बी से आप ब्लैक लेंगे। प्रारंभ हमको काले से करना है। आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड काला है, काले रंग का है, तो आप सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? ब्लैक से। तो यहाँ पे जो बी है वो कैसा कलर है? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। तो पहला जो रंग है वो कैसा होगा? काला होगा। दूसरा आप देख रहे हैं कैसा है ये? ब्राउन। बी से ब्राउन लेंगे, ब्राउन अर्थात भूरा, तो दूसरा आपका रंग हो जाएगा भूरा। तीसरा
आप जानते हैं आर से होता है रेड, रेड लाल। इसके पश्चात ओ ऑरेंज, ऑरेंज जिसे आप संतरा या नारंगी भी कहते हैं, तो नारंगी आप लिख लीजिए चौथा रंग। पांचवा वाई, वाई से येलो, येलो पीला। छठवां रंग क्या होगा? जी, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। सातवां बी, बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। वी वायलेट, वायलेट बैगनी। जी ग्रे, ग्रे को हम बोलते हैं स्लेटी। और 10वें नंबर पे आप देखते हैं डब्लू वाइट, वाइट मतलब होता है सफेद। इस प्रकार से ये हमने रंगों को बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के आधार पे हमने लिखा। तो यदि आप याद रखते हैं बीबी रॉय ब्रिटेन वेरी, रंगों का जो क्रम है वो निर्धारण कर सकते हैं, उसे आप याद कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 कलर आपने लिख लिए। 10 रंग होते हैं प्रतिरोध में। कार्बन का जो प्रतिरोध है वो कार्बन से बना होता है, उसमें 10 रंग मिलेंगे आपको, चाहे काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफेद। अब इन रंगों के जो सार्थक अंक हमको लिखना है, सार्थक अंक बनाना है, तो आप सिंपल सा 0 से आप प्रारंभ कीजिए। 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो आप जीरो हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा। 1 से 9 हुए और ये 0, कुल 10। तो देखिए हमारे पास 10 कलर हैं, उनके ये क्या हो गए? सार्थक अंक हो गए। अब इन्हीं अंकों को गुणांक बनाना है, तो दशमलव गुणांक बनाना है। तो दशमलव गुणांक के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 0 है या 1 है उसे हम 10 की घात में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात 0, 10 की घात 1, घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। तो इस प्रकार से ये गुणांक, दशमलव गुणांक भी आपका तैयार हो गया। और त्रुटि सीमा आप जानते हैं कि 3 कलर हैं। यदि हम लिखें तो एक तो सुनहरा और दूसरा है चांदी और तीसरा कोई भी रंग नहीं है, कोई रंग नहीं। तो यदि सुनहरा है तो हम क्या लिखेंगे त्रुटि सीमा में? ±5%। यदि चांदी का है तो ±10%, और कोई रंग नहीं है तो ±20%। और क्रमांक सीरियली है तो ये हो जाएगा 11, 12, 13। तो इस प्रकार से 13 जो मुख्य चीजें हैं, ये यदि आपको सारणी याद है तो आप उस कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, यदि आप इसे भी याद रखें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हमने यदि अंकों को 1 से लिखा है, यदि आप इनको सार्थक अंक बनाना चाहते हैं, सार्थक अंक बनाना चाहते हैं तो आप रफ कार्य में आप इसे लिख लीजिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और यहाँ 0 से लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप रफ कार्य में इस प्रकार से कर। सिंपल ब्लैक का, काले का 0,
ब्राउन भूरे का 1, रेड लाल का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। इसी को यदि दशमलव गुणक आप चाहें तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। उसी को आप ऐसा अलग से भी लिख लेंगे तो आपका पूरा जो ये सारणी है ये उसमें तैयार हो जाता है। ये जो 0 वाले हैं वो सार्थक अंक और ये 10 की घात वाले हैं ये दशमलव गुणांक कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कोई आपको प्रतिरोध दिया गया है, उस प्रतिरोध का मान कितना है। यदि आपको निकालना है तो आपको परीक्षा में दिया रहेगा कि 3 आपको प्रतिरोध, मैंने बताया शुरू के जो 2 हैं वो सार्थक अंक है, उसके बाद दशमलव गुणक है और उसके बाद क्या है, शून्यांक त्रुटि। तो इस प्रकार से यदि मैं एक प्रतिरोध बनाऊं और उस प्रतिरोध में यदि मैं 3 और ये चौथा, तो कोई भी प्रतिरोध आपको दिया है उसमें मुख्य 4 रिंग होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रतिरोध में चौथा रिंग ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो 2 प्रकार के प्रतिरोध आपको मिलेंगे, एक जिसमें 4 रिंग होंगे और दूसरा जिसमें 3 रिंग होंगे, चौथा रिंग नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार के ही प्रतिरोध आपको मिल सकते हैं। तो हम देखें कि यदि 4 रिंग हों तो पहला रिंग है A, B, C, D। यदि हम नाम दे दें तो शुरू का यदि तीनों लाल कलर का है, आप प्रतिरोध आप ऐसा देंगे, आपको प्रतिरोध एक छोटा सा रहता है कार्बन से बना हुआ, उसमें एक चौक को ही आप देख लीजिए, ये चौक है जैसे ये मान लीजिए प्रतिरोध है, इसमें 4 रिंग होंगे। कितने रिंग? 4, जिसमें शुरू के 3 लाल कलर के हैं। जब आप उसको देखेंगे तो शुरू के 3 यदि क्या हों, लाल कलर के हों और चौथा जो है वो चांदी कलर का है। चौथा जो है कैसा है? चांदी कलर का। तो चांदी कलर किसका है? त्रुटि सीमा का है। चांदी कलर जो है देखिए वो आएगा आपका त्रुटि सीमा में। तो आप ये जान लेंगे कि जो शुरू के 3 हैं, पहला हमारा 2 क्या है, ये सार्थक अंक है, ये कौन सा है, दशमलव गुणक है, और ये क्या है, त्रुटि सीमा है। तो पहला जो है हमारा कौन से कलर का है, लाल, तो हम लिखेंगे पहला जो है वो लाल कलर का है। दूसरा रिंग भी कैसा है, लाल कलर का, तो दूसरा रिंग भी लाल कलर का। तीसरा जो है वो भी कौन से रंग का है, लाल है, तो हम उसे लाल लिखे। और चौथा यदि हम देखें तो चांदी कलर का हमको दिख रहा है, तो हम उसे चांदी। इस प्रकार से चारों जो रंग हैं उस प्रतिरोध में हम क्रमशः लाल 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 और चांदी ये हमने देखा और उसे लिखा, लाल 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 और चांदी। अब ये जो प्रतिरोध है इसका मान कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो शुरू का जो 2 है वो किस अंक को प्रदर्शित करता है, सार्थक अंक को। तो हम अब सारणी में देखेंगे कि लाल जो है रंग कहाँ पे है, ये लाल रंग हमें दिख गया। अब उस लाल का अंक कितना है, 2। तो शुरू का जो 2 है वो क्या है, सार्थक अंक। तो पहला जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, 2। दूसरा कलर देखते हैं वो भी लाल रंग का है, उसका भी सार्थक अंक कितना, 2, तो हम वहां पे लिखेंगे 2। अब तीसरा जो कलर देखते हैं वो क्या है, लाल है, और तीसरा जो है वो क्या कहलाता है, दशमलव गुणक, जिसे हम गुणांक कहते हैं। और इसमें हम किसका लेंगे, लाल, तो ये लाल हो गया। अब इसमें आप देखिए कि जो गुणांक है वो कितना है, 10 की घात
2, तो आप वहां पे गुणांक लिख लेंगे 10 की घात 2। अब चौथा जो है वो हमारा चांदी क्या होता है, त्रुटि सीमा। तो चांदी की देखिए त्रुटि सीमा कितनी है, -10%, धन ऋण 10%, उस मान को हम यहाँ पे लिख दिए धन ऋण 10%। तो इस प्रकार से यदि हम इस प्रतिरोध का मान देखें तो ये हो गया 22, ठीक है। 10 की घात 2 मतलब कितना, 10 की घात 2 मतलब कितना, शून्य, 2 शून्य होगा। 10 की घात 2 मतलब 100 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2200। अब जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, तो 2200 हम लिखेंगे ओम। उसके पश्चात जैसा त्रुटि सीमा है, जैसा है वैसी हम लिख देंगे। तो हमारा लाल और चांदी कलर का जो हमको प्रतिरोध दिया है उसका मान आया 2200 ओम ±10%। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2200 ओम ±10%। तो उस प्रतिरोध का मान कितना हुआ, 2200 ओम। तो परीक्षा में आपको दिया रहेगा कि कोई प्रतिरोध है जिसमें पहला पीला रंग का है, दूसरा बैंगनी रंग का है, तीसरा नीला रंग का है और चौथा रंग नहीं है। अब तब क्या करेंगे, 3 रंग दिया हुआ है, पहला हमको क्या दिया है, पीला, पहला मान लीजिए पीला दिया है, दूसरा दिया है बैंगनी और तीसरा दिया है आपको भूरा। 3 रंग दिए हैं। शुरू का 2 रंग क्या बताया मैं, सार्थक अंक लेंगे आप, तीसरा जो है वो दशमलव गुणांक लेंगे और चौथा नहीं है तो आप क्या लेंगे, नहीं है तो हमारे लिए देखिए कोई रंग नहीं है तो हमको ±20% लेना है। उस प्रतिरोध में नहीं है, केवल 3 रंग हैं, चौथा रंग नहीं है, तो हम त्रुटि सीमा ±20% लेंगे। तो हम आइए उसके लिए यदि बनाएं तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पीला। तो पहला कलर क्या आएगा, पीला। उसके बाद क्या आएगा, बैंगनी। उसके पश्चात भूरा और कोई रंग नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, कोई रंग नहीं। अब पीला के लिए हम देखते हैं सार्थक अंक। तो आप टेबल से देखेंगे कि पीला के लिए सार्थक अंक कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4। तो पीला के लिए सार्थक अंक है 4। बैंगनी के लिए हम देखें 7 और भूरा जो है वह क्या आएगा, दशमलव गुणक 10 की घात 1 और कोई रंग नहीं है तो ±20% ये होगा। इस प्रकार से यह 47 और 10 की घात 1 मतलब 10, 47 का आप 10 से गुणा करेंगे तो 470 ओम और क्या कहेंगे उसे आप, ±20%। 470 ओम ±20%, ये इसका मान होगा। तो इस प्रकार हमने 470 ओम ±20% उस रेजिस्टेंस का मान प्राप्त किया। इसी प्रकार से आपको कोई भी मान का यदि दे दिया जाए तो उस आप प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अभ्यास के रूप में कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे आप बनाइएगा। जैसे
आप कोई भी प्रतिरोध का मान मौखिक भी बता सकते हैं। जैसे मैं पहला मान लिखा, पहला रंग लाल, हरा और नारंगी। 3 रंग आपको दिए गए हैं, पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा नारंगी। तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लाल, हरा, नीला और सुनहरा दिया हो, तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा। और इसी प्रकार से पीला, बैगनी, भूरा और चांदी कलर का यदि हो चौथा बैंड, तो क्या होगा। तो आपको प्रतिरोध दिए गए हैं, जिनके क्रमशः मान आपको लिखना है। तो आप बना के देखिए पहले का कि ये लाल, हरा और नारंगी, इसका कितना होगा। आप बनाइए अपनी कॉपियों में, लाल, हरा, नारंगी, इस प्रतिरोध कितना होगा। इस सारणी की सहायता से आप हल कीजिए। देखिए, लाल का पहला रंग है, पहला कलर है, तो लाल का सार्थक अंक क्या है, 2 है। तो उसे आप वहाँ पे लिखिए, लाल का जो है सार्थक अंक 2। उसके पश्चात हरा, देखिए हरा कहाँ पे है, हरा का सार्थक अंक कितना है, 5, उसे वहाँ पे लिखिए 5। तीसरा जो है वो नारंगी है, तो नारंगी का हम क्या लेंगे, दशमलव गुणक 10⁻³ और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, नारंगी का आगे लिख देते हैं 10⁻³ और यहाँ पे चौथा जो रंग है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ±20%। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 25 गुणा 10⁻³ ओम ±20%। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 शुरू का जो मान है उसमें 10⁻³ मतलब 1000 का क्या होगा, गुणा होगा। तो कुछ मान जैसे बड़े हैं, 10⁸ आ गया, 10�9 या 10�7, ये तीसरे रंग में आ गया। तीसरा जो कलर है उसका मान ज़्यादा है। जैसे हम देखें, लाल का है 2, लिखे, हरा का है 5, उसे भी लिखे। नीला, तो देखिए नीले रंग का जो है वो है 10�6। तो आप 10�6 में कितनी बार है, 6 बार है। तो आप 6 बार शून्य न लगाने के बजाय यहाँ पे आप उसे गुणा कर दीजिए। तो 25 गुणा 10�6 ओम, और सुनहरे कलर के लिए कितना है, 5%। तो धन ऋण 5%। आप बड़े मानों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पीला, बैगनी, भूरा और चांदी का आप बनाएंगे तो पीले का है 4, बैगनी का यदि आप देखें तो है 7, भूरा का यदि आप देखें तो भूरा का हम 10⁻1, इसे आप गुणा में भी लिख सकते हैं ओम, फिर धन ऋण, चांदी है तो 10% हम लेंगे। तो इस प्रकार से छोटा यदि मान है उसे आप 10⁻1 मतलब 10 और 10 का 47 से गुणा हुआ तो हो गया 470 ओम, धन ऋण 10%। तो आप इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे आप इसे इस रूप में लिखिए, चाहे आप इसे 25 फिर 10⁻³ मतलब 3 शून्य लगाइए
ओम प्लस माइनस 20%। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों मान सही हैं। 25 गुणा 10 की घात 6, तो 25 के बाद आप कितना शून्य लगाएंगे? 6 शून्य लगाएंगे। उसके पश्चात ओम प्लस माइनस 5%, ऐसा भी आप उसे लिख सकते हैं। तो आप बड़े मानों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रतिरोध दिया हो, इस सारणी के माध्यम से हम उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 से 9 और 10 की घात 0 से 10 की घात 9। एक बात मैं और बता दूं कि यदि हम किसी की घात में 0 लगा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो देखिए 10 की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। तो किसी में यदि हमारा तीसरा जो रंग है वो क्या हो? काला हो। तीसरा रंग क्या होगा? काला। तो हम उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 10 की घात 0 लिखेंगे या 10 की घात 0 बराबर 1 लिखेंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जैसे हमारा ये चौथा रंग, तीसरा रंग, चौथा बोलता हूँ, तीसरा जो रंग है, बाय द वे यहाँ पे रंग यदि मैं परिवर्तन कर दूं, लाल हरा, उसके बाद हम लिख देते हैं काला, लाल हरा काला। तो लाल का कितना है? 2, हरा का कितना है? 5, काला का यदि हम देखें तो 10 की घात 0 गुणा 10 की घात 0, और कोई रंग नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 20 या 20%। अब हम इसे ऐसा करेंगे, 25 गुणित 10 की घात 0 मतलब उसका मान होता है 1 ओम, यहाँ पे भी आप ओम लगा लीजिए, प्लस माइनस 20%। अब 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 से कम ओम धन ऋण 20%। तो इस प्रकार से लाल, हरा और काला और कोई रंग नहीं है हमारे पास, उस प्रतिरोध का जो मान है वह हमें 25 ओम धन ऋण 20% यह प्राप्त होता है। तो उस प्रतिरोध का मान 25 ओम है, उसमें त्रुटि सीमा जो है वह 20% है या होगी। तो इस प्रकार से काला यदि हम रंग तीसरे स्थान पे यदि है तो हम 10 की घात 0 अर्थात 1 उपयोग में लाएंगे और उस 1 से सामने वाली जो राशि है उससे गुणा करेंगे। तो सामने वाली राशि आपका ये जो 2 डिजिट है, जो 2 अंक है, वह 25 बन जाएगा और 1 से गुणा होगा तो 25 ओम प्लस माइनस 20 या 20% उस प्रतिरोध का मान होगा। तो आप कोई भी रंग इससे बना लीजिए, पीला, हरा, लाल, इसका कितना होगा? हरा पीला स्लेटी कितना होगा? भूरा लाल नारंगी प्रतिरोध का मान कितना होगा? काला लाल भूरा चांदी चौथा रंग है, इसका मान कितना होगा? स्लेटी नीला नारंगी कोई रंग नहीं, इसका मान कितना होगा? तो आप अभ्यास के लिए इन रंगों का कोई भी 3 रंग आप ऊपर से ले लीजिए इनमें से, और चौथा जो होगा वो चांदी, सुनहरा या कोई रंग नहीं, ये चौथा आपका जो है वो बैंड होगा। बाकी जो 3 हैं, शुरू के जो 3 रंग हैं वो इन 10 जो रंग हैं उनमें से होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता।
विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप जानते हैं कि प्रतिरोध जो है हम कैपिटल R से उसे प्रदर्शित करते हैं और एक जो प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला हम यदि देखें तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कोई भी प्रतिरोध जो है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम चालक की जो लंबाई है उसको इसे तो जो प्रतिरोध है जिसको हम R से दर्शाते हैं R अनुक्रमानुपाती होता है L। तो ये हमारा पहला समीकरण आया। दूसरा, चालक का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है वह चालक के क्षेत्रफल जिसको हम लोग कैपिटल A से यदि दर्शाएं तो चालक A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देखें कि R व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/A यह हो जाएगा। ये हो गया समीकरण हम 2 दें। और तीसरा जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है उस पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मिलाने पर यदि हम दोनों समीकरण को आपस में मिला दें तो R समानुपाती। अब हम इन दोनों समीकरण को मिला रहे हैं तो L देखिए इसके अंश में L है और यहाँ पे 1 है तो इस L का 1 से गुणा होगा तो आपको मिलेगा L और अपॉन में है A। तो दोनों को मिलाने पर जो समीकरण हमको मिलेगा R समानुपाती L/A। और जब हम कोई भी समानुपाती का चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक हम लेते हैं और उस नियतांक को हम R बराबर ये अनुक्रमानुपाती हम हटा रहे हैं इसके स्थान पे हम लोग नियतांक जिसे रो कहते हैं, ये जो प्रतीक है इसे हम रो कहते हैं, रो। तो R बराबर रो और साथ में हमारा जो राशि है L/A उसे हम वहाँ पे लिख देंगे। तो R बराबर रो इंटू L/A ये हमें मिलेगा। और ये जो हमारा रो है
इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये हमारा जो रो है इसे ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब यदि लंबाई L क्या है? लंबाई है, इसका मान यदि एक हो, एकांक हो, इकाई लंबाई का हो और क्षेत्रफल भी यदि एक इकाई का हो तो जो प्रतिरोध है R वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि चालक के इकाई आयतन के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लंबाई है वो हमारा इकाई है और जो क्षेत्रफल है वो भी इकाई अर्थात एक है। तो जब इकाई आयतन के प्रतिरोध को R हमारा प्रतिरोध है, इकाई आयतन का कोई प्रतिरोध है, वही उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहेंगे। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसे ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का मान या विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान यदि हम यहाँ से निकालना चाहें इस समीकरण से, तो रो बराबर इस ए को हम इधर पक्षांतर या तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा R इंटू ए अपॉन ये राशि L कहाँ आ जाएगी? नीचे। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का मान इस समीकरण से देखें तो रो बराबर RA अपॉन L हमें प्राप्त होगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, R जो है वो प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA अपॉन L ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसका यदि विमीय सूत्र देखें कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो रो बराबर हमारे पास हमें मिला RA अपॉन L, ये हमारा सूत्र हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर RA अपॉन L। अब इनमें हमको R का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, क्षेत्रफल और लंबाई, तभी हम इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम R का मान देखें। R हमारा है प्रतिरोध जिसका विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T-3 और A-2। जैसा कि हम पूर्व की हमने निकाल चुका है कि प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र वह ML स्क्वायर T-3 A-2 होता है। क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो L स्क्वायर L इंटू L, ये हमें L स्क्वायर प्राप्त होगा। अपॉन में यदि हम देखें तो लंबाई है L जो है लंबाई से हम क्या लेंगे? L। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का हमने विमीय सूत्र लिखा, क्षेत्रफल L स्क्वायर और लंबाई L लिखा। इसके पश्चात हम देखते हैं तो यहाँ पे L है और यहाँ पे L स्क्वायर, तो अंश और हर में राशि यहाँ पे घात में है 1, तो आप यहाँ से एक राशि इसमें से कट जाएगी तो 2L में से कितना L बचेगा? 1L बचेगा। और वह L स्क्वायर के साथ आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो L वर्ग और L की घात 1 ये आपस में जुड़ेंगे तो L वर्ग और L की घात 1, L की घात क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से हमें विमीय सूत्र प्राप्त होगा M L की घात 3 T की घात ऋण 3
और a की घात ऋण 2। तो इस प्रकार से ये हमारा रो का विमीय सूत्र, रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमें मिला। m l क्यूब t माइनस 3 और a माइनस 2, ये हमें प्राप्त हुआ। अब ये विशिष्ट जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आइए हम देखते हैं कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसकी हम क्या देखें, निर्भरता। किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है, तो आपने अभी देखा कि रो बराबर आर ए बटे एल, ये हमें प्राप्त हुआ। यदि हम इससे आर का मान निकालें तो आर बराबर यह हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो रो एल अपॉन में आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो प्रतिरोध है आर बराबर रो एल अपॉन ए। पुनः हम समीकरण ले रहे हैं जो हमने प्राप्त किया था, और आप जानते हैं कि पूर्व में जो प्रतिरोध है आर, प्रतिरोध जो आर का मान हमने निकाला था वह था 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये हमने पूर्व में निकाल चुका है। तो यदि हम दोनों को आपस में देखें तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, ए है। तो दोनों को हम आपस में यदि तुलना करें तो आप पाएंगे कि ये जो रो है, देखिए ये जो रो है उसके स्थान पे यहाँ पे है 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो दोनों का यदि हम देखें तो हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो दोनों समीकरण को यदि हम देखें तो रो का मान आया 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखते हैं कि इनकी निर्भरता किन किन कारकों पर होती है। तो पहला देखिए कि बटे में क्या है, n जो है वो चालक की प्रकृति है कि किस प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि रो बटे में होने के कारण हम उसे कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो रो व्युत्क्रमानुपाती 1/n। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है n, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यदि हम चालक लें उसमें यदि अधिक है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह कैसा होगा, कम होगा। तो याद रखिए कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो विशिष्ट प्रतिरोध
कम होता है। दूसरा यदि हम देखें तो रो व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ देखिए इस समीकरण में 1 क्या है, टाउ। तो टाउ हम किसे कहते हैं, श्रांति काल को कहते हैं। तो 1/टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, टाउ जो है श्रांति काल होता है, और जब किसी भी चालक का यदि आप ताप बढ़ाएं, आप उसे टेम्परेचर देते जाएं, तो ताप को बढ़ाने पर उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि अधिक है तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, और यदि ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, हमने 2 चीजें पढ़ा है, एक प्रतिरोध पढ़ा और एक विशिष्ट प्रतिरोध। इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया, इन दोनों को हम जानते हैं। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।